जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन शुरू हो चुका। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे जो जरूरियात दो क्वेश्चंस होते हैं कि किसको ये स्कॉलरशिप मिलता है और स्कॉलरशिप भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके जरूरी है, ये तो दो मुख्य क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत ऐसा चीज होता है कि आप फॉर्म भर देते हैं लेकिन आपका पैसा नहीं आता है। तो ऐसे कारणों से, किस कारणों से आपका पैसा नहीं आता है, तो सारी चीजों को आज हम आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो इस तरह के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको अगर स्किप करते हैं तो लगता है कि आपको आगे इन सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। देखिए, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक से ऊपर, तो एक बिहार सरकार एक स्कीम निकालती है कि जो भी बच्चा बिहार का है, अगर वो मैट्रिक से ऊपर अगर कोई भी पढ़ाई कर रहा हो तो उसको इस पढ़ाई करने में जो उसका पैसा लगता है, उसी पैसे को सरकार इस योजना के तहत उसको स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस करती है, यानी ये छात्र को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती है। बेसिकली बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है केवल दो ही लोगों को मिलता है। इसको जो बीसी या ईबीसी कैटेगरी, अगर इसको तो अगर कह सकते हैं कि ओबीसी बोला जाता है, लेकिन बिहार में क्या होता है कि इस ओबीसी को दो भागों में बांटा गया है, बीसी कैटेगरी में और ईबीसी कैटेगरी में। तो बिहार के जो भी बच्चे बीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं वो तो इसके लिए पहले एलिजिबल है। दूसरा, जो एससी और एसटी कैंडिडेट है ये कर सकते हैं, यानी कि अब इसके अलावा बचा क्या, तो आपके जनरल, यानी कि जनरल के जो छात्र हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। एक लाइन में आप क्लियर समझ लीजिए कि जो भी बच्चा जनरल के कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। कोई ईडब्ल्यूएस से भी आता है तो वो भी नहीं डाल सकता है। केवल बीसी, ईबीसी और एससी एसटी, यही चार कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा। देखिए, पहला हो गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि मैट्रिक से ऊपर। तो मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई क्या होती है, अगर कोई भी बच्चा इंटर कर रहा है, आईएस हो, आईएससी हो या आईकॉम हो, इस तीनों में कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल। उसके ऊपर भी क्या पढ़ाई होती है, तो बीए, बीएससी या बीकॉम कोई करता है, कोई एक ही करता है। तो जो भी अगर कोई इस तरह की पढ़ाई कर रहा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तीसरा, अगर कोई डीएलएड कर रहा है एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में, तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहता है। कोई बीएड करता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो वो भी इसके लिए है। उसके साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एक बात यह आती है कि बच्चा बिहार का है लेकिन वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने सपोज गुजरात में या जयपुर में या कहीं बिहार से बाहर वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि पढ़ाई भले वो जयपुर में कर रहा है या अहमदाबाद में कर रहा है या कहीं पे भी कर रहा है बिहार से बाहर, लेकिन अगर वो चाहता है वो इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना, अगर वो बिहार के अंदर बीसी, ईबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको भी बिहार सरकार ये स्कॉलरशिप देती है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई मेडिकल के क्षेत्र में भी कोई भी अगर बिहार में हो या बिहार से बाहर कहीं पे भी अगर कर रहा है उसको ये दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है तो उसको भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आईटीआई कोई कर रहा है उसको भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है। मैं कुल मिला के देखो तो यहाँ से लगभग लगभग आपके 8 कैटेगरी है जो 10th के ऊपर की पढ़ाइयां करें। तो सभी के लिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इस स्कॉलरशिप में बता दूं कि आपको क्या मिलता है कि जो भी आप पढ़ाई करते समय यानी एडमिशन के समय आपका जो फी लगा होगा उसी फी को सरकार के पास आप उसका स्ट्रक्चर भेजेंगे कि मेरे पढ़ाई में मेरा सेमेस्टर में इतना रुपया लगा है, तो सरकार उसी पैसे को अपने तहत आपको स्कॉलरशिप के रूप में आपको प्रदान करती है। ये क्या,
अब बात इंपॉर्टेंट आती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, सबसे पहला चीज हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अगर किसी को नहीं पता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है, तो आप ऐसे गूगल में भी सर्च मारेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आप बहुत सारी जगह ऐसे ये देखिए, इस तरह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट होते हैं जिसपे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कब से कब का सेशन है, सारी डिटेल्स को आप भरते हैं। आपकी उस पे प्रिंसिपल के द्वारा साइन मोहर करके वो आपको दिया जाता है। पहला तो ये वो बोनाफाइड। कहीं कहीं क्या होता है कि स्कूल के द्वारा ही अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के भी मिल जाता है, तो आप किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आप स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप वहीं से लेके अपने प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा ले, नहीं तो आप अपने से भी प्रिंट आउट करा के वहां पे जाके अपना साइन मोहर करा के आपको ला सकते हैं। सबसे पहला चीज। दूसरा हो गया फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर, आपको नाम लिखाते समय आपको एक पेमेंट स्लिप मिला होगा, उस पेमेंट स्लिप को ही आप फी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि आपको पढ़ाई करने के लिए कितना रुपया लगा है वही आपका प्रूफ है कि हाँ मैंने इसमें एडमिशन लेके इतने रुपए पे किया है, तो उसी को आप बोलते हैं फी स्ट्रक्चर। तीसरा चीज हो गया जाति आय निवास। देखिए, जहां तक मेरा ये मानना है कि आप जाति आय निवास को करेंट का बनवा लीजिए, क्योंकि आपको देखिए एक नोटिफिकेशन जैसे ही आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे ये देखिए एक पॉपअप खुलता है, उसमें देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जाति आय निवास ये सारे हो सके तो 2024 और 25 का मतलब सेशन का बना होना चाहिए। यानी कि अगर जिसका 1 अप्रैल 2024 के बाद का है वो अपना इसमें यूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी का 2023 का है या 22 का है तो वो इस फॉर्म में उस जाति आय निवास को अप्लाई न करे। जहां तक हो सके तो आय जो बने, आय दो कंडीशन का होता है, एक तो होता है कि आप अपना बनवा सकते हैं या अपने पेरेंट्स का बनवा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बिहार में क्या होता है कि आप अपना भी आय बनवा सकते हैं, लेकिन जो वो आय होता है वो आपके फैमिली के ही दिखाया जाता है कि हाँ मेरे घर में इतनी इनकम है। तो आप आय हो सके तो करेंट बनवा ले। जाति और निवास अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद का है तो आप उसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि आज इसमें क्लियर लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि आपके जाति आय निवास को वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपके फॉर्म को फाइनल सबमिट के लिए भेजा जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्म होगा ये आपके 2 स्टेप में होगा। पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का जांच होगा। जांच में अगर आपका सही डॉक्यूमेंट सही पाया गया तभी आपको उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं, वरना आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। तो ये हो गया जाति आय निवास। उसके बाद आता है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड पे जो आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, सेम वही नाम आपके 10वीं के नाम और डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए। ये एकदम पहले प्रायोरिटी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके 10th में नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार में अगर इस तरह से किसी का है तो पहले आप उसको सुधरवा ले आधार को, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर इस तरह से है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद एक ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए, प्रीवियस ईयर पासिंग सर्टिफिकेट, यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पासिंग सर्टिफिकेट में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईए कर रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट क्या हो गया, चूंकि वो 10वीं पास करने के बाद वो आईए कर रहा है, ये क्लियर हुआ। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर मार्कशीट सर्टिफिकेट हुआ 10वीं का। अगर कोई मान लीजिए बीए कर रहा है तो बीए कब करेगा, 10वीं किया, 10वीं के बाद उसने 12वीं किया, फिर उसके बाद बीए बीएससी जो भी कर रहा है वो कर रहा है। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर जो का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वो आपका हो जाएगा ट्विन। यानी कि आपने जो पिछली बार, यानी जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई से करने से पूर्व आपने क्या किया है तो उसी को प्रीवियस ईयर आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट देना है। थोड़ा सा ये तो हो गया सिंपल। अब कभी कभी देखिए यहाँ पे एक केस आता है, जैसे मान लीजिए कोई क्या करता है, 10th किया
10th के बाद 12th किया, 12th करने के बाद वो अपना डिप्लोमा करना है। तो अब उसके लिए क्या होगा कि प्रीवियस ईयर जो मार्कशीट देना है वो उसको 12th का देना है, ठीक है, ना कि आपको 10th का दे देना है। भले ही 10th के, अगर कोई डिप्लोमा 10th के बाद कर रहा है तो उसके लिए 10th का मार्कशीट प्रीवियस ईयर मार्कशीट हुआ, लेकिन कोई अगर 12th करने के बाद डिप्लोमा कर रहा है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट हुआ वो 2012 का हुआ। ठीक है, इस बात को क्लियर हुआ कि जिस पढ़ाई को आप कर रहे हैं, अगर उसके करने से पूर्व आपने कौन सी पढ़ाई की है, उसका क्या रिजल्ट रहा है, उसी चीज को आपको प्रीवियस ईयर या पासिंग सर्टिफिकेट आपके रूप में मांगा जाता है, आपको उसी को देना है और उसी को अपलोड करना है। उसके बाद आपका बैंक खाता हो गया, ठीक है, फोटो हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें तो कॉमन होते हैं, आपको फॉर्म भरने में लगते हैं। ये सारी चीजों को आप अपडेटेड रखिएगा, आपके सब पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है, इसका लास्ट डेट अभी कोई नहीं कहीं पे भी दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द पहले अपने कॉलेज से बोनाफाइड साइन करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके। आप अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर सकिए, या तो अपने नजदीकी किसी साइबर में जाके वहां से आप इसको ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन कराने के बाद आपका इसका एक कॉपी अपने कॉलेज में जमा करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो कॉलेज आपके उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, तभी वो सरकार के पास ये निर्देश जाता है कि हाँ ये बच्चा मेरे कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहा है, तभी सरकार उसके आपके जो भी स्कॉलरशिप है उसको अप्रूवल करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए